चलो ध्यान दो। हाँ, पेज नंबर 327 पे है, चैप्टर नंबर 21 देख रहे थे। वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन का टॉपिक है, वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने CIRP वाले सारे प्रोसेस जो है, फास्ट ट्रैक और वो PIRP प्रोसेस, वो सब कंप्लीट कर लिया। अब लिक्विडेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन की बात हो रही है। अब ये अपने आप में एक पूरी शॉर्ट नोट है, उस तरीके से पूछ सकते हैं। वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन का मतलब ये है कि कंपनी सामने से डिसीजन ले रही है कि हमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है और हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं। अब उसके अपने रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी भी क्या लिक्विडेशन की तरफ जा सकती है? तो हाँ ठीक है, ध्यान दो। तो वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन की अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो भी वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि हम लिक्विडेट कर देते हैं। रीजन बीइंग कि जो बिजनेस आप कर रहे हो ना, वो डिक्लाइनिंग बिजनेस है, मतलब टाइम के साथ वो आउटडेटेड होता जा रहा है। अभी उस स्टेज पे है कि प्रॉफिट बहुत नॉमिनल है लेकिन एग्जिस्ट करता है। आप अगर और इसको कंटिन्यू करोगे ना, तो ये चीज फ्यूचर में लॉस मेकिंग होने ही वाली है। तो लॉस मेकिंग होने पे फिर रियलाइज करना, जबकि पहले से आइडिया था कि ये डिक्लाइनिंग बिजनेस है, बेटर है कि हम इसको बंद कर देते हैं। तो सही टाइम पे बंद करोगे ना, तो एटलीस्ट सरप्लस बचेगा, लॉस नहीं होगा। और टाइम वेट किया तो लॉसेज हो जाएंगे। तो कंपनीज यूजुअली क्या करती है, अगर उनको लग रहा है या तो आप बिजनेस मॉडल चेंज कर दो, या अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर उसको वाइंड अप करके इन्वेस्टर्स अपना पैसा एग्जिट करके उसको निकाल लेंगे, कोई और बिजनेस में किसी और कंपनी में लगा देंगे। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव पॉसिबल होता है। तो वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन इज पॉसिबल इवन दो द कंपनी इज इन प्रॉफिट। ये इसके रीजन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं कि यूजुअली अगर ऐसा आप कर रहे हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, देख लो। स्टेप नंबर 1 में सबमिशन और डिक्लेरेशन टू ROC स्टेटिंग दैट द कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स ड्यूज एंड इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। तो यहाँ पे डिफ्रॉड करने वाली कोई बात नहीं है, और आपके सारे ड्यूज जितने भी है वो पे ऑफ हो जाएंगे। ROC को एक बार आप ये क्लैरिफाई कर दो कि सॉल्वेंसी वाला कोई वो मतलब इनसॉल्वेंसी का इशू नहीं है, कंपनी सॉल्वेंट है और डेट्स पे कर पाएगी, ताकि उनको अलाउ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरा बोला स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो, शेयर होल्डर से एक बार अप्रूवल ले लो, ताकि लिक्विडेटर को अपॉइंट करके प्रोसेस को शुरू किया जा सके। और लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट विद इन 4 वीक्स हो जाना चाहिए, ये टाइम लिमिट दे दी। अगर कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर डेट्स हैं तो फिर जो डेट होल्डर्स है, आपके क्रेडिटर्स है ना, उनका कंसेंट भी चाहिए होगा। और उसमें बोला है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर्स अग्री करने चाहिए कि हाँ भाई आप लिक्विडेशन करो, हमें चलेगा, मतलब हमें क्लियर हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट से कि पैसे जो है वो हमें मिल जाएंगे, तो ही वो अलाउ करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो, सारे स्टेक होल्डर से क्लेम जो है वो मंगवा लो, न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दो कि भाई हम ऐसे लिक्विडेशन के लिए जा रहे हैं, तो जिसके भी क्लेम्स हैं वो सेटल कर दो, वैसा करके। तो ये टाइम लिमिट और वो सारी चीज़ें उसके साथ साथ दे रखी है। इंटीमेशन टू ROC एंड द बोर्ड अबाउट द अप्रूवल विद इन 7 days ऑफ सच अप्रूवल। ROC को इंटीमेशन दे दो कि ऐसा ऐसा हमने डिसीजन लिया है और हम वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन की तरफ जा रहे हैं। 5th स्टेप में प्रिपेरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट about the capital structure, estimation of the assets, liabilities, proposed plan of action and submission of the same to the corporate person। तो जो आपने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है उसका काम ये रहेगा कि एक बार सारा असेसमेंट कर ले, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इक्विटी वाले कितने, प्रेफरेंस वाले कितने, ठीक है, असेट्स जो है वो कितनी अवेलेबल है, लाइबिलिटीज कितनी पे ऑफ करनी है, और प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, कैसे हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और कैसे पैसा पे ऑफ करेंगे। तो वो एक प्लान रेडी करके वो मैनेजमेंट को सबमिट करेगा, ये बोला हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्लेम्स वेरीफाई करेगा जो उसने स्टेक होल्डर से मंगवाए थे। वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, तो वो जनरलाइज्ड हो गया ना, उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स आ गए, फिर चाहे वो क्रेडिटर्स हो, डिबेंचर होल्डर्स हो, बैंक लोन है, जो भी है, सब लोग आ जाते हैं स्टेक होल्डर्स में, तो वो जनरल टर्म है। क्लेम्स वेरीफाई करने के बाद वो लिस्ट बनाएगा स्टेक होल्डर्स की, ताकि पता चले किसको कितने पैसे देने। एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा कंपनी के नाम से, और उसमें लिखा जाएगा इनवॉल्यूंटरी लिक्विडेशन। बैंक अकाउंट के नेम में पीछे मेंशन होता है। लिक्विडेशन के अकाउंट्स कभी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो वो एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट ओपन करो, जितना भी पैसा जो है वो आप रिसीव कर रहे हो असेट्स को बेच के, वो सारा इसमें एक साथ अक्यूमुलेट करते जाओ, ताकि लायबिलिटीज फिर उसी में से पे ऑफ हो सके। सेपरेट अकाउंट रहेगा तो हिसाब करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद असेट बेचना स्टार्ट करो। जो भी आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनसे कोई कैपिटल मंगवानी बाकी है या मंगवाई है उन्होंने पे नहीं की है, अरियर्स में है या अनपेड या अनकॉल्ड कैपिटल है, वो सब मंगवा लो, पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट करो, ताकि फिर लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। ये स्टेप हो गया। अगले स्टेप में ऑब्वियसली वही बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स, जो पैसा आया वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करो, और ये 6 महीने के अंदर प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए, ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी। तो टाइम लिमिट। नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट बाय द लिक्विडेटर टू द कॉर्पोरेट पर्सन, ROC and the board and application to NCLT for the dissolution। ये फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर कर लो कि भाई सब कुछ हो चुका है, लिक्विडेशन का काम कंप्लीट है, असेट आ गई है, लायबिलिटीज पे ऑफ हो गई है, सब कंप्लीट हो गया है, अब डिसोल्यूशन के लिए जाना ही बाकी है, तो उसके लिए एप्लीकेशन करेंगे।
ठीक है। और लास्ट पॉइंट, सबमिशन ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन टू द कंसर्न्ड आरओसी। एनसीएलटी से आपने परमिशन ले ली, उन्होंने डिसोल्यूशन अलाउ कर दिया, अब आप जाके ये डिटेल्स जो है आरओसी में सबमिट कर दो, ताकि नेम हटाने का काम जो है रजिस्टर में से वो लोग कर सके। चलो कंप्लीट, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आंसर है वाटरफॉल अरेंजमेंट, सेक्शन नंबर 53। ये आंसर पास्ट एग्जाम्स में पूछा हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, हो सकता है वापस भी आ जाए, तो कुछ 2-3 पेपर छोड़ के ऑल्टरनेटली वो लोग पूछते रहते हैं। और चैप्टर में सिलेक्टेड आंसर्स हैं ऐसे जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो डिपेंड करता है, आपके पेपर में भी आ सकते हैं। वाटरफॉल अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एकदम डिटेल में क्लैरिफाई कर रहा है कि असेट्स तो बेच दी, पैसा तो इकट्ठा कर लिया, अब जो पैसा चुकाना है ना, उसमें बहुत लोग हैं जो लाइन में लगे हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, लिक्विडेटर बोलता है भाई मेरी भी फीस दे देना, मेरे जो खर्चे होंगे वो भी पे ऑफ कर देना। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, इसके अंदर ये भी होता है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और पार्शियली सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, कि भाई कुछ अमाउंट तक की सिक्योरिटी है, बाकी रिस्क पे है। डिबेंचर होल्डर्स हो गए, फ्लोटिंग चार्ज वाले हो गए, बैंक लोन्स है, जनरल क्रेडिटर्स जो ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं वो है, उसके बाद अपने प्रेफरेंस और इक्विटी वाले आते हैं, सब लोग हैं ना। तो पैसा किसको पहले पे करना है और किसको बाद में, उसका सीक्वेंस यहाँ पे सेक्शन 53 में उन्होंने बताया, और वही फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से सेक्शंस हैं या कौन से पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे पेमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले ए पॉइंट में बोला, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है या लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है, उसका जो कॉस्ट है वो पूरी तरीके से पे हो जाना चाहिए। तो जितना खर्चा होने वाला है वो लिक्विडेशन के प्रोसेस में, वो एक बार सेट असाइड कर लो। या लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन की बात नहीं की, सिर्फ कॉस्ट की बात की। फिर आगे बोला, फॉलोइंग डेट्स शैल बी रैंक्ड इक्वली बिटवीन एंड अमंग्स द फॉलोइंग। अब ये 1 और 2 जो पॉइंट्स है ना बी में, ये दोनों को इक्वल लेवल पे ट्रीट किया जाएगा, ऐसा बोला। इसमें सबसे पहले पॉइंट पे जो बात हो रही है, दैट इज द वर्कमैन ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। वर्कमैन ड्यू मतलब वो जो लोअर लेवल वेजेस या डेली वेजेस वाला वर्कर स्टाफ है, उनके अगर पैसे बाकी है, कोई भी ड्यूज है, चाहे वो कॉम्पनसेशन हो, सैलरी हो, एनीथिंग, उनके ड्यूज लास्ट 24 मंथ्स के जो भी पेंडिंग है उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ऐसा बोला है। बिकॉज वो वैसे लोग हैं ना जिनकी डेली इनकम बहुत लो है, और अगर उनके इतने पैसे बाकी है तो वो लॉस फेस नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं है उनको लॉस फेस करना पड़े, तो भाई उनके पैसे आप पहले दे दो। उसके साथ साथ जिनको रखा है यहाँ पे वो है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब आपको ये समझना है कि वर्कमैन के ड्यूज को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बराबर माना गया, भले वो सिक्योर्ड नहीं है। वर्कमैन ड्यू में कोई सिक्योरिटी तो होती नहीं है, उनकी वेजेस, सैलरी, कॉम्पनसेशन नहीं भी दिया तो कौन सी असेट गिरवी रखी है उसके फेवर में, लेकिन फिर भी उनको उतना इंपॉर्टेंट ट्रीट करके पहले पे किया जा रहा है। इनको इनडायरेक्टली हम एक और टर्म दे सकते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जो वर्कमैन ड्यूज के जैसे बोला है ना, उसको आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी बोल सकते हो। लिक्विडेशन अकाउंटिंग में ये टर्म यूज होता है। मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं बोल रहा हूँ, एकदम टोटल डिफरेंट कैटेगरी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो अनसिक्योर्ड है लेकिन फिर भी उनको पैसा पहले दिया जा रहा है, ऐसे समझ लो। ऐसे क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड है लेकिन उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि आपको पैसा पहले मिलेगा, तो दे आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स काइंड ऑफ। तो ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन इस कैटेगरी में आ रहा है। इनको पे करने के बाद नेक्स्ट, वेजेस एंड अनपेड ड्यूज ओड टू एम्प्लॉइज अदर देन वर्कमैन। वर्कमैन तो ऊपर कवर हो गए, बाकी एम्प्लॉइज, सेकंड लेवल स्टाफ, टॉप लेवल स्टाफ होगा, उनकी बात हो रही है। उनके लास्ट 12 मंथ्स के जो भी पैसे बाकी है वो प्रायोरिटी पे रहेंगे, उनको पे करना रहेगा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद अनसिक्योर्ड वालों को जो पे करना है फाइनेंशियल डेट्स, वो पे कर दो। उसके बाद ई पॉइंट में वापस इक्वल रैंकिंग आ गई 1 और 2 में। फर्स्ट पॉइंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आ गई, बोले हमारे पैसे बाकी है वो भी दे दो। इसमें टर्म यूज किया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी, और स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी को बोलेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो उसका कोई पैसा आपका बाकी, मतलब इन शॉर्ट आपके टैक्सेस बाकी है पे करने, ड्यूटीज, टैक्सेस, ये सब रिकवर नहीं हुई है। लास्ट 2 साल का अगर कोई पैसा बाकी है तो वो इस पॉइंट पे पे ऑफ होगा। उसके बाद बोला है डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फॉर एनी अमाउंट अनपेड फॉलोइंग द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, अगर वो पार्शियली सिक्योर्ड थे तो जितना अमाउंट उनका सिक्योर्ड था वो तो उनको पहले मिल गया होगा, लेकिन जो बाकी रह गया वो अब इस पॉइंट पे उनको दे दो। तो ये कोई नंबर से भी आप अज्यूम कर सकते हो कि भाई 10 लाख रुपए ड्यू थे, सिक्योरिटी 6 लाख रुपए की थी, तो 6 लाख तो ऊपर ही दे दिए फर्स्ट पॉइंट में, बाकी के जो 4 लाख बचे ना वो इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो ये अनसिक्योर्ड पोर्शन है ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उस सेंस में बात हो रही है। और भी कोई ड्यूज और डेट्स बाकी है तो नेक्स्ट पॉइंट में पे करो। अब यहाँ तक आते आते ना सारे आउटसाइडर्स पे ऑफ हो गए। ये लास्ट पॉइंट में बैंक लोन्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, सबका पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद बचे कंपनी के मालिक। अब मालिक में 2 कैटेगरी, प्रेफरेंस और इक्विटी। पहले कौन पैसे रिसीव करेगा? प्रेफरेंस। इसी दिन के लिए तो ये प्रेफरेंस थे कि इस पॉइंट पे उनको सबसे पहले पैसे दिए जाए,
उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस फॉलो होगा। तो ये आपका सेक्शन नंबर 53 वाटरफॉल अरेंजमेंट वाला पूरा टॉपिक हो गया। अब उसके बाद जो एक दो पॉइंट्स नीचे दे रखे हैं वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट रेज किया, सेकंड लास्ट वाला, एनी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन रिसिपिएंट्स अबव विद द इक्वल रैंकिंग इफ डिसरप्टिंग द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी शैल बी डिसरिगार्डेड बाय द लिक्विडेटर। इन शॉर्ट ऐसा बोलना चाह रहे हैं, सेक्शन 53 के कॉन्ट्राडिक्शन में अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है जिसमें इस ऑर्डर को आप रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लिक्विडेटर अवॉइड कर सकता है। बोले मेरे को कॉन्ट्रैक्ट से मतलब नहीं है भाई, सेक्शन पहले फॉलो करूंगा या कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो सेक्शन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, आपने तो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बना दिया, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम सेक्शन के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो ये राइट उसको होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में उसकी फीस की बात की है, इसमें ऐसा नहीं बोला कि पहले फीस के पैसे साइड पे रख लो, बात एक ही हो गई। यहाँ पे ऐसा बोला कि लिक्विडेटर हर एक पार्टी को जैसे जैसे पेमेंट करता जाएगा, एवरी पेमेंट में से अपना प्रोपोर्शनेट अमाउंट सेट असाइड करता जाएगा। जो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया या वर्कमैन कॉम्पनसेशन पे किया, तो उसका जितना टोटल रेम्यूनरेशन उसने बोला था उसका एक परसेंटेज साइड पे रख लेगा कि भाई एक इंस्टॉलमेंट मेरा भी आ गया। फिर अगला नेक्स्ट पेमेंट जिसको भी करेगा उसमें से भी थोड़ा पैसा साइड पे निकाल लेगा। तो बात तो एक ही है ना, लास्ट पेमेंट होते होते उसका उतना अमाउंट आ ही जाने वाला है जितना उसने कैलकुलेट किया है, वो पहले भी साइड पे रख लेता, फर्क नहीं पड़ता है। बट सेक्शन में जैसे लिखा है अपने को सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। एंट्री करने की बात है, बाकी अमाउंट उतना ही आना है। अब बस ये सब हो गया, पेमेंट भी कर दिया, तो अब तो डिसोल्यूशन ही बचा। अब डिसोल्यूशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, वाइंडिंग अप करना मतलब अकाउंट्स को सेटल करके जीरो करना, और डिसोल्यूशन करना मतलब रजिस्टर में से कंपनी का नाम डिलीट करना। तो दैट इज द डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आप टॉपिक देख लो एक बार क्या है। आईबीबीआई जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है, उनके कुछ रेगुलेशंस है। अब ये रेगुलेशंस में ना वही टॉपिक रिपीट हुए जो पीछे अपन सीआईआरपी, पीआईआरपी और ये सब पढ़ रहे थे ना, उन्हीं से रिलेटेड रेगुलेशंस है। तो आपको स्कीम तो पूरी पता है, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लिमिट और वो सब एडिशनल पॉइंट्स आने वाले हैं, बट वो मैं आज कवर नहीं कर रहा हूँ। पहले ये जो वाइंडिंग अप की स्टोरी चल रही है ना, अपने आज पूरा वाइंडिंग अप खत्म कर लेते हैं, फिर ये रेगुलेशंस वाला पार्ट अपने कल देखेंगे, ये आज का टॉपिक नहीं, क्योंकि इसमें मुझे सिलेक्टेड पॉइंट्स बताने हर एक स्कीम में, बाकी रिपीट वाले तो वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये पूरे आईबीबीआई के रेगुलेशन स्किप करके आगे बढ़ो, आपको पेज नंबर 335 पे अगला टॉपिक मिलेगा, वाइंडिंग अप। अब इसमें भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रिपीट होने वाला है। वाइंडिंग अप क्या है और उसका मीनिंग क्या है वो तो हमने यहाँ पे देख ही लिया अभी, तो वो टॉपिक मैं रिपीट नहीं करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली जो सेक्शन का पॉइंट है वो देख लेते हैं। इवन नेक्स्ट पेज पे 336 पे एक आंसर है, डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया दोनों में फर्क क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप काफी बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में, हो सकता है रिपीट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है सेक्शन नंबर 271, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। ये अगेन ये भी आंसर ऐसा है, 271 सेक्शन जो आपको दिख रहा है ये पुराने पेपर्स में काफी बार आया है, 2013 का एक्ट है, काफी एग्जाम्स हो चुके हैं, तो रिपीट होता रहता है। 271 में बोला ट्रिब्यूनल वाइंड अप करेगा। अभी हमने पढ़ा वॉल्यूंटरी वाइंडिंग, जो कंपनी अपनी मर्जी से कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग है, कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं था बट उनकी चॉइस है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप के लिए इंटरफेयर कर रहा है, या तो आपकी कंपनी लॉसेस में है या फिर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रही है, ऐसे सब रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। अब ये क्लॉज वाइज इन्होंने बताया हुआ है। 271 में पहला जो क्लॉज ए है उसमें बोला इफ द कंपनी हैज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अब इसमें क्या हो रहा है, कंपनी ही डिसाइड कर रही है कि हम वाइंडिंग अप में जा रहे हैं, लेकिन कंपनी ने ये डिसाइड किया आपस में कि यार हम खुद लिक्विडेटर अपॉइंट करें, मैनेजमेंट देखें, फिर कुछ हिसाब में गड़बड़ हो, फिर आपस में झगड़ा हो, इससे बेटर एक काम करते हैं, ट्रिब्यूनल को ही बोल देते हैं कि भाई आप अपने सुपरविजन में वाइंडिंग अप करवा दो, खर्चा तो वैसे भी लगना है, हम वो कर लेंगे, लेकिन ट्रिब्यूनल के थ्रू काम होगा ना, तो सारे स्टेक होल्डर्स सेफ फील करेंगे कि हमारा पैसा जो है वो गलत जगह नहीं जाएगा या हमें कम पैसा नहीं मिलेगा, जो बनता है वो मिलेगा। तो आप खुद भी आपस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन कर सकते हो कि भाई हमें वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में हेल्प कर दो, या आप सुपरवाइज करके करवा दो, जो कॉस्ट लगेगा हम पे करने के लिए रेडी है। लिक्विडेटर को ऐसे भी पे करना है वैसे ही पे करना है, तो थोड़ा बहुत चार्जेस का ही फर्क पड़ने वाला है, अदरवाइज नहीं, बट पैसा सेफ रहेगा। दूसरे पॉइंट में बोला कि कंपनी ने ऐसी एक्टिविटी की है जो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, मतलब वो ऐसी एक्टिविटी जिससे पब्लिक इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है, कंट्री को नुकसान हो सकता है, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं, या पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी के अगेंस्ट हो सकता है। अगर ऐसा कोई मैटर है तो भी ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का एक्शन ले सकती है, ठीक है। इसके बाद सी पॉइंट देख लो, इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आरओसी और ये सब जो अथॉरिटीज है, सेबी हो सकती है, ऐसी कोई अथॉरिटी है,
आरबीआई है, ये लोग एक्शन ले रहे हैं और इनको लग रहा है कि कंपनी के जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग, कोई जेन्यून बिजनेस नहीं हो रहा है, ऐसा इनके पास कोई प्रूफ है या एविडेंसेस मिले हैं, तो उसके बेस पे भी ट्रिब्यूनल में अथॉरिटीज कंप्लेंट लेके जा सकती है और अल्टीमेटली बात वाइंडिंग अप की तरफ जाएगी, ये इम्प्लाइड अनलॉफुल पर्पस हो गया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो गई, मिसफीजेंस हो गया, ये सब टर्म्स यूज कर रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपका डिफॉल्ट है, आपने आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं किए और इस बात को 5 साल हो चुके हैं, 5 ईयर्स से कॉन्सिक्यूटिवली डिफॉल्ट हो रहा है, तो अब तो ऑब्वियसली मैटर सीरियस हो चुका है। और लास्ट में ई पॉइंट में ये बोला जस्ट एंड इक्विटेबल, ओपन एंडेड पॉइंट हो गया कि और भी कोई रीजन अगर ट्रिब्यूनल को लगता है जो यहाँ नहीं लिखा है तो जेन्यून रीजन है तो ऐसा एक्शन ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो ये 271 कवर हुआ। आगे देखते हैं प्रोसीजर में। 272 में ये बोला है कि कौन लोग ये पिटिशन लेके ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं कि भाई कंपनी को बंद करो। कंपनी खुद जा सकती है, कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब शेयर होल्डर्स जिनका इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, वो जा सकते हैं। रजिस्ट्रार आरओसी, एनी अदर पर्सन ऑथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खुद भी जा सकती है। तो ये सारी पार्टीज हैं यहाँ पे जो क्लेम कर सकती है। आगे के पॉइंट में बोला कि जब भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें कंपनी की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और तब जाके एनसीएलटी को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो वो डिसीजन दे पाएंगे। तो आपको मेन वर्ड्स हाईलाइट करने हैं यहाँ पे कि जो पिटिशन फाइल होगी उसमें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी होना चाहिए। अगर आरओसी एक्शन ले रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना एक्शन नहीं ले सकती, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक, एनी पिटिशन फाइल्ड अंडर दिस सेक्शन अपार्ट फ्रॉम दैट फाइल्ड बाय द आरओसी, मतलब किसी भी और ने पिटिशन फाइल किया अदर देन आरओसी, तो आरओसी को ये बात पता चलेगी, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और उनको टाइम मिलेगा कि वो इस मैटर के ऊपर कमेंट कर सके। और 60 डेज का प्रोसीजर है ये। तो इन शॉर्ट कंपनी खुद अगर जा रही है तो ये बात वो आरओसी को बताएगी, आरओसी ट्रिब्यूनल में चाहे तो इस बात का ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, अपने पॉइंट्स रख सकती है और उसके बाद ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगा। ऑन पिटिशन फाइल्ड अंडर द गिवन सेक्शन द ट्रिब्यूनल मे पास एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स विद इन 90 डेज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। अब ट्रिब्यूनल क्या एक्शन ले सकती है, या तो एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगी, बहुत सिंपल सी चीज हो गई। विद और विदाउट कॉस्ट का मतलब है कि आपको कोई चार्जेस या एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे या नहीं, दैट डिपेंड्स। मेक एनी इंटरिम ऑर्डर, अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एनी अदर ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट। तो डिसीजंस तो यही सारे हो सकते हैं, उनके ऊपर रहेगा क्या करना है। ट्रिब्यूनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो प्रोवाइड करेगी, ये इम्प्लाइड सी बात है। ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी शैल ऑपरेट इन फेवर ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। मतलब एनसीएलटी जो वाइंडिंग अप का डिसीजन ले रही है बहुत सोच समझ के लेगी, और उनको पता है कि इससे बेटर ऑप्शन नहीं, अगर होता तो वो रिवाइवल की बात करते, बट क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर बेस्ट ये है कंपनी को वाइंड अप किया जाए। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में या स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट में ही रहेगा, ये क्लैरिफाई कर दिया। फिर लिक्विडेटर की बात हो रही है। लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द ट्रिब्यूनल अ रिपोर्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विद इन 60 डेज ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन उन्होंने अलाउ किया उसके 60 डेज के अंदर लिक्विडेटर को ये पूरी लिस्ट रेडी करके ट्रिब्यूनल को सबमिट करनी है। और लिस्ट में कुछ नया नहीं है, कंपनी के पूरा फाइनेंशियल डेटा है, असेट्स लायबिलिटीज ये वो सब कुछ, जो असेट्स है उनकी वैल्यूएशन करवानी है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवा लो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे इनलिस्ट की हुई है। अब ये लिस्ट भी अपने आप में एक आंसर बन सकता है, क्योंकि ऐसे पूरा कंटेंट तो पूछेंगे नहीं आपको, कोई सिलेक्टेड टॉपिक पूछेंगे, तो ये ए से लेके एल तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक आंसर बन सकता है कि भाई लिक्विडेटर को क्या डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी टू द ट्रिब्यूनल जब ये वाइंडिंग अप के बारे में अलाउ किया जाएगा। अंदर के पॉइंट्स अपन ने जो पीछे डिस्कस किए उसके बेस पे नया कुछ नहीं। फिर जैसे ही लिक्विडेटर ये सारा वाइंडिंग अप का प्रोसीजर कंप्लीट कर देगा, वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन करेगा कि भाई देखो वाइंडिंग अप हो गया है, अब आपको अगर डिसोल्यूशन का ऑर्डर देना है दे सकते हो, तो डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन हो गया, ट्रिब्यूनल उस पर एक्ट करेगा, और अगर ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास कर देता है तो उसकी कॉपी आप आरओसी में सबमिट करके डिसोल्यूशन का प्रोसीजर कंप्लीट करा सकते हो, ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट अंडर सेक्शन 272। बोलो कोई क्वेरी यहाँ तक समझ आया? अब लास्ट आंसर है इसका वाइंडिंग अप का, ये है कंपनीज वाइंडिंग अप रूल्स 2020, और ये कोविड से जस्ट पहले नए रूल्स लेके आए थे और वो एप्लीकेबल है अभी भी। इसमें कुछ नहीं किया, थोड़ा सा प्रोसेस को कट शॉर्ट कर दिया। नॉर्मली हमने देखा एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा बोला कि ये कंपनीज जिनका ये फाइनेंशियल नंबर्स जो यहाँ पे दे रखे हैं वो इस लिमिट से कम है, छोटी कंपनीज है, या एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर इनके ट्रांजेक्शन्स, इन्वेस्टमेंट्स, असेट्स ये सब चीज़ें नहीं, तो इनको ना एनसीएलटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वाइंडिंग अप करना है डायरेक्टली आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर सकते हो।
तो इन शॉर्ट क्या किया, एनसीएलटी के बदले एप्लीकेशन करने के लिए बोल दिया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका प्रोसीजर मोर और लेस सिमिलर ही रहेगा, लेकिन एनसीएलटी का वर्कलोड कम हो जाएगा। ये छोटे मोटे मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगी, एनसीएलटी के पास जाने की जरूरत नहीं, बेसिक आइडिया वही है। तो अंदर का प्रोसीजर पढ़ के लगेगा कि इससे कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, लेकिन एनसीएलटी के वर्कलोड पे काफी फर्क पड़ जाएगा उस सेंस में। तो देखते हैं कौन सी कंपनीज हैं ऐसी, क्या क्राइटेरिया है। पहले तो बोला ऐसी कंपनीज जिनके डिपॉजिट्स, टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट एक्सेप्टेड जो भी है 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं, इतना ही पैसा उन्होंने रेज किया हुआ है। सिक्योर्ड लोन, आउटस्टैंडिंग लोन ये सब मिला के 50 लाख से ऊपर नहीं है। टर्नओवर 50 करोड़ तक भी होगा तो चलेगा। पेड अप कैपिटल 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर नीचे टोटल असेट्स के बारे में भी लिखा है, बुक वैल्यू ऑफ द टोटल असेट जो है वो भी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब लिमिट्स अगर आप फुलफिल करते हो तो आप ये रूल्स का बेनिफिट ले सकते हो। फिर समझा दिया उन्होंने सिंपल, बाकी सारी चीजें वही है, सिर्फ इतना बोला है कि भाई एनसीएलटी के बदले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है। इंटरनल पॉइंट्स में बातें वही रहने वाली है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अकाउंटिंग डेटा, फाइनेंशियल डिटेल्स, उसके बाद परमिशन मिलेगी, फिर असेट बेचो, लायबिलिटीज पे ऑफ करो, सेम है। लास्ट में फिर क्लियर किया कि ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि एनसीएलटी के ऊपर बर्डन कम हो जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वही काम कर रही है जो एनसीएलटी करती है। अप्लाई करने वाले को तो क्या ही फर्क पड़ेगा, फॉर्म तो भरना ही है जाके, डेटा तो वही देना है, कहीं भी प्रोवाइड करे। तो ये अपने बेनिफिट के लिए कम और एनसीएलटी के बेनिफिट के लिए ज्यादा है, वैसा कैटेगरी बना दी और कुछ नहीं। तो ये वाइंडिंग अप रूल्स यहाँ पे आपके कंप्लीट है। अब क्योंकि 2020 में आए थे एग्जाम, जिसके बाद लिमिटेड हुए, एक आध बार शायद उन्होंने रिसेंट तब एग्जाम में पूछ भी लिया था, बट रिपीट हो सकता है क्योंकि जनरल वाइंडिंग अब सब पढ़ के आते हैं, स्पेशल स्कीम हो गई ना, तो एक्सेप्शनल पॉइंट हो गया, यूज हो सकता है। ठीक है, तो वाइंडिंग अप पूरा यहाँ पे अपना कंप्लीट है। अब इस चैप्टर में खाली आईबीबीआई के रेगुलेशंस बचे, तो वो कल मैं बैकअप करा दूंगा, तो इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।